हेलो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे छंद प्रकरण पर। प्रकरण मतलब विषय। पाठ्यक्रम में अपने ये 2 नंबर का आता है और क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए नई चीज नया है, नई चीज़ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुन लें, समझ लें और उसके बाद जो है अपनी नोटबुक के अंदर ये 4-5 परिभाषाएं बनेंगी, वो नोट करनी है। परिभाषाएं क्या क्या यानी है? एक तो छंद की परिभाषा, छंद किसे कहते हैं। दूसरा है छंद के भेद, उसमें मात्रिक और वर्णिक छंद है, इनकी परिभाषाएं लिखनी है। उसके बाद मात्रिक जो छंद है उसमें हमारे पाठ्यक्रम में एक दोहा, दूसरा चौपाई, 2 छंद दिए हुए हैं। तो तीसरी परिभाषा हो जाएगी दोहा छंद किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखना है। चौथी परिभाषा हो जाएगी हमारी चौपाई छंद की परिभाषा लिखें, उदाहरण लिखिए। बस ये इतना सा काम है इसमें, लेकिन जो मुख्य कार्य है वो ये है कि किस प्रकार से हम मात्रा और वर्णों की गणना करते हैं, वो गिनती कैसे निकाली जाती है, वो गणना कैसे की जाती है, वो आपको ध्यान से समझनी है। तो हम बात सबसे पहले करेंगे छंद। छंद का मतलब है कि कोई किसी रचना को किस प्रकार से नियमबद्ध कर रखा है, कैसे उसको ढका हुआ है, वो नियमबद्ध है। तो परिभाषा कहती है कि ऐसी रचना जिसमें वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, यति, गति, लय, सुर, ताल, आरोह अवरोह आदि नियमों का पालन किया जाता है, उसे हम छंद कहते हैं। अब इसके बाद आ जाता है छंद के भेद। तो मुख्य रूप से छंद को हम 2 भागों में विभक्त कर लेते हैं बेटा। पहला है मात्रिक छंद और उसकी परिभाषा जैसे ये इधर आओ, ये देखेंगे, जिसमें मात्राओं की गिनती या गणना की जाती है, उसको मात्रिक छंद कहते हैं। और इसमें आते हैं दोहा, सोरठा, चौपाई। फिर दूसरा भेद है इसका वर्णिक। इसकी परिभाषा कहती है कि जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। इसके अंदर कविता है, सवैया है। सवैया आपको याद होगा, 9वीं कक्षा में रसखान के सवैये पढ़ाए थे मैंने आपको, और उस समय आपको ध्यान होना चाहिए कि थोड़ा सा छंद के बारे में बताया भी था, अगर याद हो तो। क्योंकि किस तरह से ये गणना की जाती है, कैसे गिनती की जाती है, उसके नियम थोड़े से बताए थे। लेकिन आज पुनः एक बार अच्छे से इसको समझ ले ध्यानपूर्वक। हमने 9वीं में ही वर्ण व्यवस्था भी पढ़ी है। वर्ण में उसका पहला भेद जैसे ये स्वर है, और स्वर के भेद हैं ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंदर ये अ, ई, उ, री, ये 4 हैं। इसको ह्रस्व को हम एक मात्रा यानी लघु स्वर कहते हैं, और इसको अंग्रेजी के अक्षर आई के रूप में व्यक्त किया जाता है, दिखाया जाता है, प्रकट किया जाता है। दूसरा है दीर्घ। उसके बाद जब ये 4 निकल जाते हैं, उन 11 में से ये आते हैं हमारे 7, अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। अब इनको हम गुरु के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी के अक्षर एस से इसको व्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है। दूसरे अर्थों में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा। ह्रस्व का मतलब है छोटा यानी लघु। दीर्घ का मतलब है बड़ा अर्थात गुरु। तो लघु क्या है? छोटा। गुरु क्या है? बड़ा। अब ये तो स्वर या इनकी मात्रा होंगी, तो उसमें हमने ये एक मात्रा गिननी है। और ये दीर्घ स्वर या इनकी मात्रा हो तो उसकी 2 यानी एस व्यक्त करके उसकी गिनती हमको हमें दिखानी है। इसका उदाहरण देखो, एक अच्छे से मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ। जैसे शब्द मैंने लिख लिया कमल। कमल शब्द में अब हमने जो अभी बात की है कि लघु गुरु कैसे निकालना है, तो देखो कै अकेला इसमें ए है, इसका मतलब यहाँ पे एक मात्रा है। मैं भी ऐसे ही है, ये भी यह है, तो इसका मतलब हुआ कि कमल के अंदर 3 मात्राएं हैं। अब अगर हमें इसमें वर्ण निकालना है तो उसके लिए भी क्या होगा? जो ये कमल शब्द है, इसमें चाहे मात्राएं लगी हों चाहे ना लगी हों, तो मात्रा के साथ हो। जैसे कमला है,
एक मात्रा हमने यहाँ बढ़ा दी, लेकिन वर्ण के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये अकेला एक वर्ण है, ये दूसरा ये भी एक ही वर्ण है। यहाँ भले ही आ की मात्रा लगी है लेकिन वर्ण के रूप में ये एक ही है। तो कहने का मतलब हुआ कि कमला जो शब्द है इसके अंदर 3 वर्ण हैं और मात्राएं भी 3 हैं। अगर अब इसी को दोबारा ध्यान से देखेंगे मात्रा के रूप में, तो देखो कमला, और मात्रा की गिनती करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 होगा, लेकिन लय के साथ क्या मिलेगा? आ। ये आ मिलने से क्या हो जाएगा? ये कैसी बनी? गुरु। गुरु बनने की वजह से 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 मात्राएं बन गई इसकी। तो आशा है इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मात्राओं की गिनती किस प्रकार की जानी है। अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार हो और ये संयुक्त अक्षर हो बेटा, तो भी जो है मात्रा जो है वो हमें लघु के बजाय गुरु के रूप में गिनी जानी है। जिस प्रकार से मान लीजिए कक्षा है आपके पास, इसके अंदर भी जो है मात्राओं की गिनती करेंगे तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अक्षर है नहीं, ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर पड़ा है, यानी जिसमें दो या दो से अधिक अक्षरों का संयोग होता है, मेल होता है, योग होता है, उसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो मात्राएं तो इसके अंदर कितनी हो जाएंगी? 4। लेकिन अगर इसमें वर्ण गिनने होंगे तो बस वही 2 है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आपके लिए छंद कोई बड़ी बात नहीं है और न कोई ज़्यादा समस्या में आने की ज़रूरत है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सूत्र से, इस नियम से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अभी जो पहले हमने बात की थी मात्रिक छंद, इसके अंदर दोहा और चौपाई हमारे पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। तो अगला प्रश्न बेटा आपके लिए बन जाएगा कि दोहा छंद किसे कहते हैं। इसमें 4 चरण हैं। जैसे एक इसका एग्जाम्पल देखो, मैंने ये यहाँ पे लिखा है कि रहीमन दागा प्रेम का मत तोरे चटकाए। ठीक है, अब ये रहीमन दागा प्रेम का के बाद यहाँ पे ये कोमा है, इसका मतलब है कि ये जो पहले है ये पहला एक पद हो गया। अगली मत तोरो चटकाए का मतलब है ये दूसरा पद हो गया। फिर इधर टूटे पे फिर ना जुरे, यहाँ तक फिर कोमा लग जाएगा, ये तीसरा पद हो गया बेटा। और लास्ट का जो बच गया ये चौथा पद हो गया है। तो जैसे मैथ में आप गिनती पढ़ते हो, 1 और 3 क्या होते हैं? विषम। और 2 और 4 क्या होता है? सम। इसमें तो 2 छंद में क्या है जिसमें 2 सम और 2 विषम चरण होते हैं और 13 और 11 मात्राएं होती हैं। अब मात्रा गिनने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है। जैसे देखो रहीमन दागा प्रेम का, या मात्रा गिननी है रहीम में 1 फिर 2 फिर 1 इस तरह से जब ये प्रेम का तक की गिनती करोगे ना तो यहाँ आपकी ये 13 मात्रा बननी चाहिए बेटा। और उसके बाद अगला जब सेकंड चरण यानी दूसरा चरण जो सम चरण है वो पढ़ोगे, उसमें मात्राओं की गिनती करोगे तो उनकी गिनती आपकी टोटल जो है वो 11 बननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपका 2 छंद जो लिखा है आपने वो गलत है। ये सूत्र है, ये नियम है, इस सूत्र से आप मात्राओं की गणना ठीक से कर सकते हैं। 13 और 11 टोटल आपकी इसमें ये 24 हो जाती हैं। अब दूसरे यानी तीसरा चरण और चौथे चरण की बात करेंगे तो फिर ये एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, उसी तरह से मात्राएं गिननी पड़ेंगी। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम 2 छंद यानी जिसके प्रत्येक चरण में जिसके प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में 11, तीसरे में फिर 13, चौथे में फिर 11 मात्राओं का योग होता है, उसे 2 छंद कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल ये मैंने ये दिखाई दिया आपको, और मात्राएं भी गिन के दिखा दी हैं। तो इसी तरीके से आपको भी और 2 रहीम के हों कबीर के हों वो लेके और ये मात्रा लगा के देख लेना, समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। दूसरा फिर है बेटा इसमें अपने पास चौपाई छंद। इसमें क्या है कि जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हों, 16 मात्राएं हों, उसको हम चौपाई छंद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया ये,
तकरीबन मुझे ध्यान है कि आप लोगों को हनुमान चालीसा तो आता ही होगा या नहीं, आता है ना। तो देखो पहले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पहली लाइन होगी। दूसरी जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये लिखने के बाद फिर उसकी गिनती कर लो मात्राओं की। जय में जैसे 2 होगी, हनुमान के अंदर जैसे 1 2 और 2 ये 4 और 1 ये 5 होगी। तो ये इस तरह से आप देख रहे होंगे, आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो टोटल ये 16 बनेंगी, फिर अगला पढ़ोगे उसमें भी 16 बनेंगी। तो इस तरीके से ये आपको मात्राएं निकालनी है कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। और मात्रा का तरीका जो है मैंने ये आपको बता दिया है कि लघु और गुरु इस तरह से ये निकालना। अब ये देखो आप, जैसे उसमें अगर कोई दिक्कत किसी तरह की होती है तो देखो गुण जो शब्द है इसमें छोटे उ की मात्रा लगी है और ये ह्रस्व स्वर के अंदर आता है, इसलिए ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ये एक ही मात्रा रही है। अब ज्ञान का जो जय है, ये ज्ञ है, ये कैसा अक्षर है? संयुक्त अक्षर। जैसे मैंने अभी पीछे ये आपको बताया संयुक्त अक्षर हो तो उसके अंदर भी जो है वो दीर्घ स्वर का प्रयोग होता है। तो इसलिए दीर्घ हुआ, इसलिए हमने ये 2 मात्रा लगा दी है। छोटे बड़े के रूप में भी इसका नाम रख लेते हो, लेकिन व्याकरणिक नाम बेटा क्या है? लघु और गुरु। और इनके चिन्ह या इनको व्यक्त करने के निशान जो है आई और एस है। तो इस प्रकार से बेटा छंद, यानी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जिसमें जिन रचनाओं में वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, यति, गति, लय, सुर, ताल आदि नियमों का पालन किया जाता है उसे हम छंद कहते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है। और ये दूसरा इसका भेद है वर्णिक छंद, किसको कहते हैं? जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है। ये कवित्त, सवैये इत्यादि होते हैं। और इनके सूत्र या नियम एक तरह से मैंने आपको बता ही दिए हैं कि किस तरह से इसकी मात्राएं आपको निकालनी है। उसके बाद आपकी परिभाषा आ जाएगी, दोहा छंद किसे कहते हैं और चौपाई छंद किसे कहते हैं। परिभाषा आपको बता दी। एग्जाम्पल ये पहला रईमन वाला है चौपाई दोहे का, और चौपाई का जो है ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तकरीबन आप लोगों को ये हनुमान चालीसा आता है, उसमें से ये पूरी की पूरी जो है दो चौपाई छंद के अंदर लिखी हुई है। तो ये आपको रहीम के या कबीर के दोहे लेकर के उनमें से ये अभ्यास करना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगी। और फिर भी कोई दिक्कत समझते हो कि ये मात्रा आपको नहीं निकालनी है, ये चिन्ह नहीं लगाने आते हैं, तो बात कर लेना बेटा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जो अभी हम पाठ पढ़ेंगे ना, ये तुलसीदास का लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये क्योंकि इसमें दो और चौपाई छंद का ही ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो उसकी पहली जो लाइन आप पढ़ करके देखेंगे, लिखी हुई है आपके सामने, और उसके ऊपर ये मात्राएं लगा करके देख लें। उसमें 16 का योग, मात्राओं का योग है। यदि आप कि ये 16 नहीं बनती हैं तो इसका मतलब या तो प्रिंटिंग प्रॉब्लम है या आपने लिखने में गलती की है, तो उससे आपका ये सिद्ध हो जाएगा कि हम ठीक लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो ये 4 क्वेश्चन मैं आपको अलग से भी दे देता हूँ, और यहाँ मैंने समझा भी दिया आपको कि छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने भेद हैं, मात्रिक, वर्णिक, और उसके बाद जो है आपका दोहा छंद की परिभाषा, उदाहरण, चौपाई छंद उसका उदाहरण। ओके बेटा, गुड बाय।